नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमोडिटी विशेष में। तो आज विशेष क्या है? तो आज विशेष हम कर रहे हैं खरीफ फसलों के ऊपर, क्योंकि खरीफ फसलों को कई जगहों पे काफी नुकसान हुआ है। कई राज्यों से ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि अगस्त की कमजोर बारिश के बाद सितंबर में अब तक की जो बारिश की जो स्थिति है वो अब तक संतोषजनक नहीं है और फसलों के यील्ड को लेकर काफी चिंता बढ़ गई है। ऐसे में क्या लग रहा है, ग्राउंड की क्या स्थिति है? आज हमारे साथ चार मेहमान हैं। हमारे साथ प्रहलाद कारवां हैं, किसान हैं, राजस्थान से आते हैं। उनसे जानेंगे कि ग्राउंड की क्या स्थिति है। उन्होंने जो अपनी आंखों देखी वो बताएंगे कि फसलों की मौजूदा स्थिति क्या है। हमारे साथ महेश पलावत साहब हैं स्काईमेट से, उनसे जानेंगे मॉनसून जो बचे हुए दिन है सितंबर के महीने में वहां पर किस तरह मॉनसून की चाल रहेगी वो समझेंगे। पुखराज चोपड़ा साहब हैं, उनसे समझेंगे ट्रेडिंग के लिहाज से कि क्या कुछ माहौल बन रहा है एग्री मार्केट को लेकर। और साथ ही हमारे साथ जाने माने कमोडिटी गुरु जी चंद्रशेखर जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया ईटी नाउ स्वदेश के लिए वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले प्रहलाद सर आपके पास आएंगे। आप किसान हैं, आप ग्राउंड पे लगातार जाते होंगे, फील्ड पे देखते होंगे, तो अभी अगर मौजूदा स्थिति क्या है राजस्थान के? आप किसान हैं तो राजस्थान में किन किन फसलों को नुकसान ज्यादा हुआ है? सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर पिछले 45 दिन से बारिश नहीं हो रही। हम्म। पश्चिम राजस्थान का अधिकतर हिस्सा है, उसमें एक बूंद भी नहीं गिरी 45 दिन में। तो इस कारण से सर धरातल पर मूंग, मोठ, बाजरा और गंवार इन फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। हम्म। 50% कम से कम नुकसान हुआ है, अधिकतम 70-80% तक नुकसान हो गया है सर फसलों को। ओके। मूंग बाजरा जी आपने सर। कहा, ग्वार की बात की, और भी कोई और फसलें हैं जिनको नुकसान हुआ है? सर मूंग, मोठ, बाजरा और गंवार ओके। इन इन चारों फसलों में सर 50% से ऊपर नुकसान है, और कई कई जगह 70-80-90% तक नुकसान है। ओके, यानी और कुछ एरिया में और 50%, कुछ एरिया ऐसे भी हैं जहां पर 75 से 80% तक भी यील्ड को नुकसान जी हुआ है। जी पुखराज जी, बिल्कुल। आप भी फील्ड में जाते होंगे, राजस्थान से है, आपका एनालिसिस क्या कह रहा है? कितना नुकसान हुआ होगा राजस्थान में फसलों को, और किन किन फसलों को ज्यादा नुकसान हुआ है? देखिए, राजस्थान में अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह के नुकसान है। जो हमारे बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, जोधपुर का जो बरानी एरिया है, ये तीन जमीन है। वहां पे ये 40-45 दिन बरसात न होने से गंवार सूख गया, और ये मान के चलिए वहां 80 से 100% तक नुकसान हो चुका है। मतलब कुछ खेतों के अंदर तो बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा तो 100% में आ गया, बाकी 80% नुकसान वहां हो चुका है। दूसरी कुछ मजबूत जमीनें हैं जिनमें ज्यादा गर्मी का असर नहीं हुआ है या थोड़ी नीचाई के अंदर है, वहां भी 50 से 60% नुकसान है। और ओके। जो नहरी बेल्ट है जहाँ पे सिंचाई होती है, उस एरिया में भी नुकसान 30 से 40% तक हो चुका है। और अभी हाल के दिनों में जो एक बड़ा नुकसान सामने आया है, वो इन चार फसलों के अलावा जो सिंचित फसल है मूंगफली की, उस ग्राउंडनट की इसमें यील्ड में भी बहुत कमजोरी आ रही है। अब ये पता लग रहा है कि ग्राउंडनट में भी भारी कमजोरी है। जो यील्ड आती है 8 क्विंटल, 9 क्विंटल, 10 क्विंटल बीघा की, वो 4 क्विंटल, 4.5 क्विंटल में सिमट के रह जाएगी। ये एक नई बात एक सामने आई है। और वैसे ही मूंग हो, मोठ हो, बाजरा हो, ग्वार हो, सभी को नुकसान है। पर इन चार में सबसे ज्यादा नुकसान ग्वार को है। मोठ, बाजरा और मूंग इनकी बिजाई पहले हो चुकी थी, तो ये पक गए हैं और किसान इसको काटने भी लग गया है। तो उसकी यील्ड है जो 2 से 2.5 क्विंटल मूंग की जैसे आनी चाहिए, तो वहां कहीं 15 किलो आ रही है, कहीं 50 किलो आ रही है। तो मूंग का जो मेन मुख्य बेल्ट है नागौर, वहां भी हमने देखा है कि 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो, कहीं कहीं 15-20 किलो तक ही यील्ड आ रही है। तो नुकसान तो विश्व मोहन जी हर जगह है, बस एरिया का फर्क है। कहीं जमीन किसी तरह की है, कहीं जमीन किसी तरह की है। जो ज्यादातर बिजाई जो हुई है बरानी एरिया में, जो बिजाई का एरिया एक साथ बढ़ा है, वो एरिया बढ़ा है धोरों में, जो रेत के टीले हैं वहां पे। तो वहां पे तो कुछ नहीं होगा। आप उसको शून्य मान लीजिए। विस्मोहन जी, इस तरह के नुकसान है। ओके, यानी बारानी एरिया है वहां पर ज्यादा नुकसान है। नहरी में बारानी के मुकाबले नुकसान कम तो जरूर है, लेकिन नुकसान वहां पर भी है। हमारे साथ चंद्रशेखर सर भी हैं। चंद्रशेखर जी, क्या आप भी एग्री बेल्ट से अभी आ रहे हैं, वहां लगातार जाते भी रहते हैं? ऑल इंडिया का अगर पूरे देश भर का अगर देखें तो वहां पर किस तरह की रिपोर्ट आ रही है? वहां फसलों की, खरीफ फसलों की स्थिति क्या है?
हाँ, मैं देख रहा हूँ इस साल यानी 2023 में दक्षिण पश्चिम मानसून का जो चाल है अभी तक काफ़ी विचित्र लगता है मुझे, क्योंकि पहले ऑनसेट ऑफ मानसून जो 8-10 दिन लेट हो गया था, बाद में जुलाई में काफ़ी कैचअप जो हम कहते हैं हुआ था, मगर अगस्त महीने में बिल्कुल कहीं भी बारिश हुआ ही नहीं। जुलाई महीने में हमें वो बिपोरजॉय के वजह से राजस्थान गुजरात एरिया में काफ़ी ज़मीन को नमी मिली थी, मगर अगस्त में लगभग बरसात हुआ ही नहीं, तो जो नमी है वो सब अभी निकल गई ज़मीन से। और सितंबर में अभी पिछले 10 दिन में कई इलाका में बरसात हुआ है। तो एक इट्स वेरी, इसको हम कहते हैं वेदर अबरेशंस, यानी मानसून का जो चाल है वो इट इज़ नॉट स्मूथ। तो इसके वजह से फसलों को नुकसान हो रहा है। एक तरफ मैं देख रहा हूँ हमारा देश में पूर्व उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और गैंजेटिक वेस्ट बंगाल और कर्नाटका, रायलसीमा, ये सब एरिया में सूखा जैसा हालत है। और कहीं जगहों में भी नमी काफ़ी कम हो चुकी है। फिर ये सभी को देखते हुए जो खरीफ फसल है, मैं मानता हूँ उसमें नुकसान होने का संभावना बढ़ते जा रहा है। और चावल हो या मक्का हो या दलहन हो, तिलहन हो, कपास, गन्ना, इस सभी में मैं ज़रा नुकसान ज़रूर महसूस कर रहा हूँ। ओके, नहीं, चावल, मक्का, दलहन, तिलहन और बाकी जो और भी फसलें हैं, वो भी जो कमर्शियल क्रॉप्स है वहाँ पर भी नुकसान हो रहा है, जैसा राजस्थान के किसान भी बता रहे हैं। और चंद्रशेखर सर पूरे देश भर में घूम रहे हैं, वहाँ से भी ये रिपोर्ट बता रहे हैं। हमारे साथ महेश पलावत साहब है स्काईमेट से। महेश जी, अब जो सितंबर के बचे हुए दिन हैं, वहाँ पर मानसून की चाल किस तरह की रह सकती है? कौन कौन से ऐसे इलाके हैं, कौन कौन से ऐसे जिले हैं, राज्य हैं जहाँ पर बारिश अच्छी हो सकती है सितंबर के बचे हुए दिन में? देखिए मिस्टर मोहन जी, एक के बाद एक वेदर सिस्टम बन रहे हैं। लो प्रेशर एरिया सितंबर के महीने बनना शुरू हुए हैं। अगस्त तो काफी ज्यादा सूखा था, तो अभी ये जो पर्टिकुलर लो प्रेशर एरिया बना था, इसने आपने देखा कि महाराष्ट्र में बहुत अच्छी बारिश थी, मुंबई तक बारिश थी इसने, और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में मूसलाधार बारिश हुई है। तो ये जो वेदर एक्टिविटी है, अब आप कह सकते हैं कि अगला जो लो प्रेशर एरिया बनने वाला है, ये 12 तारीख जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा उसके बाद बन जाएगा। तो गंगे पश्चिम बंगाल से लेकर के झारखंड, इस इलाके में बहुत अच्छी बारिश होगी। उड़ीसा में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में अच्छी बारिश होने वाली है। और महाराष्ट्र में भी हम कह सकते हैं कि 15 तारीख से और 18 तारीख के बीच में खास करके विदर्भ, मराठवाड़ा, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात में और पूर्वी गुजरात में भी अच्छी बारिश हो सकती है। यानी गुजरात में जो बहुत दिनों से सूखे थे, बीच में 2-3 दिन पहले बारिश हुई थी, लेकिन पूर्वी गुजरात तक ही ये सीमित रहेगी, दक्षिण पूर्वी और पूर्वी गुजरात तक। और मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश है, उत्तर प्रदेश में भी काफी अच्छी बारिश है। ये जो 2-3 वेदर सिस्टम में देखे तो कुल मिलाकर के बिहार लेकिन बहुत ज्यादा अच्छी बारिश नहीं देख पाएगा। पूर्वी भारत और मध्य भारत, ये जो इलाके हैं, इनमें बहुत अच्छी बारिश है, लेकिन राजस्थान के केवल पूर्वी जिलों तक ही फिर से बारिश होगी। और 15, 16, 17 तारीख या 16, 17, 18 तारीख के बीच में हो सकता है कि जोधपुर और उसके आसपास के नागौर वगैरह के इलाकों में, कुछ इलाकों में बारिश हो जाए, मॉडरेट शावर्स। लेकिन जैसलमेर हो गया और जोधपुर, बाड़मेर के पश्चिमी इलाके हैं, और जो चूरू है, बीकानेर है, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, ये जो इलाके हैं ये सूखे रह जाएंगे। और सौराष्ट्र कच्छ भी सूखा रहेगा। तो इस तरह का वेदर रहने वाला है, और ये तीसरे सप्ताह तक है। चौथे सप्ताह में आते आते हम कह सकते हैं कि मानसून विड्रॉ होने लग जाएगा। जी ओके, यानी मानसून का विड्रॉल भी चौथे हफ्ते में आते आते शुरू हो जाएगा, ये चिंता की बात है। लेकिन अब प्रहलाद जी, क्या लग रहा है आपको, सितंबर में अब जाकर अगर बारिश होगी तो क्या फसलों को इससे फायदा होगा क्या? सर, सितंबर में अब बारिश होती तो फसलों में कोई फायदा नहीं है। अब बारिश से सर क्वालिटी बिगड़ने की संभावना रहेगी। ओके। लोग फसलों की कटाई कर रहे हैं और फसलें खेतों में कटी हुई पड़ी है। अगर उस पर बारिश होती है तो मूंग मोट का दाना काला पड़ जाएगा। बाजरे की फसल खड़ी है, जो सर तेज हवा के साथ में बारिश होती है, अब जब भी सितंबर में होती है, तो बाजरे की फसल भी गिर के और उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी। और गंवार है वो भी सूख गया है, तो उसका भी दाना काला होने की संभावना है। अब बारिश होती है तो सर बारिश से कोई बिल्कुल भी फायदा नहीं इस फसल को। ओके, प्रहलाद जी, आप नागौर के इलाके से भी हैं और वहाँ के मूंग की एक अलग चमक होती है और जाना भी जाता है पूरे देश में। क्या लग रहा है, मूंग के फसल की क्या स्थिति है?
क्या हालांकि स्विंग जो थी वो काफी पहले शुरुआत हो गई थी, क्या बिपरजॉय की वजह से जिस तरह की बारिश हुई थी तो अच्छी बुआई भी हुई थी, स्विंग भी पहले हो गई थी, तो क्या वो हार्वेस्टिंग के टाइम में चला गया है या अभी भी फसल खड़ी है, हार्वेस्टिंग बाकी थी, उनको पानी की जरूरत थी? नहीं सर, अब मूंग को पानी की कोई जरूरत नहीं है, मूंग अब कटाई पर है। काफी 20-25% किसानों ने सर मूंग काट लिया, बाकी अब कटाई पे है। मजदूरों की थोड़ी इस समय समस्या रहती है, तो इस कारण से कटाई चल रही है और 10 दिन में सर सारा का सारा मूंग कट जाएगा। ओके, तो मूंग को लेकर ये स्थिति है, लेकिन मूंग के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं, चंद्रशेखर सर आपसे अब मेरा सवाल होगा, जिस तरह से पूरे ओवरऑल सभी दलहन के दाम तेजी से ऊपर जा रहे हैं, अरहर की बुआई कम है और पिछले साल भी उत्पादन कम था, इस साल भी उससे भी कम उत्पादन की संभावना है, इंपोर्ट आने ही वाला है, नई अराइवल की भी उम्मीद की जा रही है, लेकिन भाव में तो वो असर दिख नहीं रहा है, भाव लगातार ऊपर की तरफ जा रहे हैं और सभी दालों के दाम जा रहे हैं, चाहे उड़द हो, मूंग हो, अरहर हो, चना के भी दाम बढ़ रहे हैं तेजी से। क्या लग रहा है, दालों की स्थिति क्या है ग्राउंड की, क्या लग रहा है उत्पादन इस साल काफी कम रहने वाला है और दाम को लेकर आपका क्या अनुमान है चंद्रशेखर सर? बिल्कुल दालों का उत्पादन काफ़ी कम रहेगा और मैं लगातार अपना ही चैनल में बता रहा हूँ कई महीनों से कि खास करके हमारा दलहन जो है, खरीफ फसल जो है, उसमें जो एरिया प्लांटेड एरिया है वर्चुअली स्टैग्नेट हो चुका है, इससे ज़्यादा बढ़ने का संभावना नहीं है। 140 लाख हेक्टर का आसपास ही हमारा एरिया है, उससे ज़्यादा बढ़ने का संभावना नहीं है। और हमारे जो ईल्ड है, उत्पादकता काफ़ी कमज़ोर है, काफ़ी नीचे है, उसे भी हमें उसको बढ़ावा देना है। मगर सरकार की ओर से जो नीतियां हैं और जो आंकड़े उनके आते हैं, उत्पादन के आंकड़े, मैं मानता हूँ वो ज़रा कैसे बोलूँ, ओवरस्टेटेड नंबर्स है, वो रियलिस्टिक नंबर्स नहीं है। और जिस आप जो बड़ा चढ़ा करके आप जो उत्पादन का आंकड़े देते हो और उसके आधार पर आपके पॉलिसीज बनते हैं, तो पॉलिसीज फेल होंगे ही। एंड देयरफॉर अब हमें काफ़ी रियलिस्टिक प्रोडक्शन नंबर्स को लेकर के सरकार को नीतियां बनानी पड़ेगी। इंपोर्ट पॉलिसी हो, प्राइसिंग पॉलिसी हो या स्टोरेज कंट्रोल, जो भी है, सभी पॉलिसीज will have to be based on realistic क्रॉप एस्टिमेट्स। ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि अब जब अनुमान आप बहुत ज्यादा लगा देते हैं तो आपकी पूरी पॉलिसी, पूरा सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर उसी हिसाब से पूरी वैल्यू चेन काम करने लगती है और जब वो रियलिस्टिक डेटा नहीं आते हैं फिर असर होता है, फिर आपकी जो पूरी तैयारी है वो बिगड़ जाती है, फिर नए सिरे से तैयारी करनी पड़ती है। वही दलहन की स्थिति हो रही है। और एक और अच्छी बात कही चंद्रशेखर सर ने कि जो दलहन का जो एरिया है वो स्टैग्नेशन की तरफ चला गया है, अब उससे बहुत ज्यादा बढ़ाने की गुंजाइश नहीं है। अब आपको काम करना होगा, ईल्ड पर काम करना पड़ेगा, तभी यहाँ पर काम हो जाएगा। आप कुछ और जोड़ना चाह रहे हैं चंद्रशेखर सर? हाँ बिल्कुल, मैं एक उदाहरण देता हूँ। चना, सरकार के ओर से जो आंकड़े आए हैं, चना का उत्पादन 135 लाख टन, यानी कि 135 लाख टन का उत्पादन का अनुमान सरकार ने बताया है। मैं बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी है वो काफ़ी कम है। हमारा उत्पादन शायद 110 या 100 ज़्यादा से ज़्यादा 115 लाख टन का ही चना का उत्पादन है। समझो 135 ही सही नंबर है, तो चना का भाव बढ़ना ही नहीं चाहिए। चना का भाव एमएसपी के काफ़ी नीचे दबाव में रहना चाहिए। द वेरी फैक्ट कि मार्केट में भाव अभी बढ़ने लगा है, वो काफ़ी सबूत है कि सरकार के जो आंकड़े हैं वो ज़रा ज़्यादा ही बता रहे हैं। रियलिस्टिकली एक्चुअल क्रॉप शायद 110-115 लाख का ही होना चाहिए। तो जो सरकार का जो अनुमान था कि 135 लाख टन, वो बिल्कुल, और आप ही नहीं, कई सारे चना के जो ट्रेडर हैं वो इस बात को ईटी नाउ स्वदेश चैनल पे आके कह चुके हैं कि वो रियलिस्टिक नहीं दिख रहा है और यही वजह है कि दाम बढ़ रहे हैं। अगर उतना स्टॉक रहता तो दाम इस तरह से चने के नहीं बढ़ते। कम जरूर है दाल, लेकिन इतना कम नहीं अगर कि चने के दाम में इतनी तेजी आ जाए। पुखराज जी, अब कमर्शियल कुछ क्रॉप की बात कर लेते हैं। ग्वार को लेकर बताइए क्या स्थिति है, क्योंकि ट्रेडर सबसे ज्यादा ग्वार पर नजर बनाए हुए हैं। वहां से किस तरह की रिपोर्ट ग्राउंड को लेकर आ रही है? और दूसरी खबर यह भी बताइएगा, जो तापमान अचानक से बढ़ने लगे हैं उसका क्या असर हो रहा है ग्वार पर? देखिए, पहले तो तापमान की बात, तापमान का असर ये हो रहा है कि इससे फसलें झुलस रही है। 41-42 डिग्री ये सितंबर में इतना गर्म मौसम रहना
मेरे ख्याल से ये 75 साल के बाद ऐसा हो रहा है। जैसा हमें पता लगा है विभाग से कि लगभग 75 साल बाद इस तरह की गर्मी पड़ी है। तो ये गर्मी है वो फसलों को झुलसा रही है। तो फसलें तो झुलस चुकी, गर्मी का असर आ चुका। अब ये अच्छी बात ये रही कि ये पालाव जी हमारे साथ बैठे, इन्होंने बहुत पहले चेतावनी दे दी थी कि आपके सितंबर महीने में भी बरसात की कमी रहेगी और अगस्त में जो कमी इन्होंने बताई थी वो भी कमी रही। पर जिन किसानों के पास उपाय थे विश्व मोहन जी, उन्होंने निश्चित रूप से उपाय किए होंगे। पर उपाय क्या है, हमेशा सीमित होते हैं। उसके पास पानी का कोई उपाय नहीं है, वो कहाँ से प्राप्त करे। ट्यूबवेल है या नहरी पानी है, उसमें जितना मिलता है उसको वो उतनी सिंचित कर लेता है, उस बाकी तो कोई इलाज नहीं है। और जहां तक विश्व मोहन जी भाव की बात है, ग्वार के भाव पे आपने पूछा, तो ग्वार के भाव की बात है। देखिए हम लोगों का एक अनुभव रहा है, आपने भी कई बार ये सवाल आपके सामने मेरे सामने आया है, आपने पूछा है। जिस तरह से जीरा में और किस्म में अ, फसल को जो नुकसान पहुंचा था विपर्जोय से या उससे पहले के तूफानों से, उसकी पहले की बरसातों से, तो हमने बार बार जिक्र किया है, अपने आपके चैनल पे किया है, आपने भी बताया है। पर बाजार उस पर रिएक्ट नहीं कर रहा था, बाजार उस समय मान नहीं रहा था। पर जैसे जैसे फसल सामने आई बाजार मानने लग गया। आप देखिए जीरा के भाव 2.25 गुने हो गए, किस्म के भाव डबल हो गए उसके बाद में। तो मुझे लगता है ग्वार में इसी तरह से जैसे जैसे फसल सामने आएगी इसके अंदर बाइंग बढ़ेगी, इसमें स्टोकिस्ट, मिलर और खुद किसान भी इसके अंदर बाइंग करने आएगा। क्योंकि जो जिस तरह से फसल का आंकड़ा निकल कर सामने आएगा वो आंकड़ा बहुत कमजोर होगा। अभी ये बताना ठीक नहीं है कि कितना कमजोर होगा, पर ये मान लीजिए जब हम 80% तक के नुकसान की बात करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत कम आंकड़ा फसल का होगा जो ये पूर्ति के लिए सही नहीं रहेगा। इसके अंदर बड़ी तेजी बन सकती है कभी भी। ओके। आज लोगों को ये विश्वास नहीं है कि इतना भी नुकसान हो सकता है क्या। तो उसी वजह से ये बाजार उतना रिएक्शन नहीं कर रहा है, रिएक्ट नहीं कर रहा है। पर जैसे जैसे फसल जमीन पे आएगी, किसान सामने लेके आएगा, तो इसमें भी वैसा ही होगा जैसा जीरा और इसबगोल में हुआ था विश्व मोहन जी। ओके। ओके, यानी पुखराज जी पहले से अनुमान लगा रहा है कि जिस तरह की स्थिति जीरे में बनी थी, पहले से लोगों को अनुमान नहीं था कि स्टॉक इतना कम हो जाएगा, क्रॉप इतना कम होगा, और जिस तरह की रिकॉर्ड रैली दिखी थी, हो सकता है कि उस तरह के कंडीशन ग्वार में भी आगे दिखे। अब प्रहलाद जी, आप ग्राउंड पर जाते हैं, किसान हैं, अब ग्वार की फसल आप राजस्थान भर में देखे होंगे और राजस्थान में करीब 80% का उत्पादन भी होता है, तो ओवरऑल पूरा अनुमान वहीं से आ जाएगा। आपको फसल देखकर क्या लग रहा है, किस तरह की स्थिति है ग्वार की फसल की? सर ग्वार की स्थिति बहुत कमजोर है। ग्वार पकने में सर टाइम ज्यादा लेता है। तो ग्वार की ईल्ड तो सर बिजाई तो शुरू में हो गई थी जुलाई के प्रथम सप्ताह या जून के आखिरी सप्ताह में, और उसको पकने के लिए सर पूरा सितंबर चाहिए। अब अगस्त और सितंबर दोनों महीने में बिल्कुल ही बारिश नहीं है। तो ग्वार के पौधे तो कहीं छोटे कहीं बड़े खड़े हैं, लेकिन उनमें फली फाल बिल्कुल कम है। और जहाँ थोड़ी जमीन ठीक है वहाँ जरूर 25-30% तक पैदा हो सकती है, लेकिन जो रेतीली जमीन है वहाँ पर सर बिल्कुल ही 5%, 10% या किसान ने जितना बीज बोया है उतना ही वापस पैदा निकलना मुश्किल लग रहा है। ओके प्रहलाद जी, अब एक और सवाल मेरा होगा, कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं राजस्थान के अंदर में जो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है, अब उनको पानी की जरूरत नहीं है और उनको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है? सर इस सीजन में तो ऐसी कोई भी फसल नहीं है जिसमें नुकसान नहीं हुआ है। सर सिंचित फसलें जैसे कपास हो गई, मूंगफली हो गई, इन फसलों में भी मौके पे जाते हैं तो 25-30% तक नुकसान दिखाई दे रहा है। इनकी भी सर कमजोर लग रही है। बाकी सब जो बारानी फसल उनमें सभी में 50% से अधिक नुकसान है। ओके, यानी जो सिंचित इलाके के जो फसलें हैं वहां पर नुकसान हो सकता है कि कम हो, लेकिन बारानी इलाके के नुकसान तो और भी ज्यादा है। लेकिन तापमान की जैसी बात कर रहे थे पुखराज जी, अब महेश जी क्या लग रहा है, तापमान में अचानक से इतनी बढ़ोतरी सितंबर के महीने में कितना असर होगा? क्या क्लाइमेटिक चेंज का किस तरह से असर होगा, और आगे क्या इसी तरह के कंडीशन बने रहेंगे और हाईयर टेम्परेचर की वजह से? क्योंकि जब हम रबी सीजन की तरफ जाएंगे तो वहां भी मॉइस्चर कम होगा, नमी कम होगी जमीन में, तो उस फसल की भी चिंता बढ़ गई है। उस पर आपका क्या कहना, किस तरह के क्लाइमेटिक कंडीशन रहेंगे आगे? देखिए विश्वनाथ जी, अभी जो टेम्परेचर बढ़े हैं पश्चिमी राजस्थान में, हमने देखा कि जैसलमेर में 43-44 तक टेम्परेचर चला गया, 41-42 टेम्परेचर बाड़मेर जोधपुर में जा रहा है। तो ये जो है वेस्टर्ली विंड है यहाँ पर,
मतलब कि उत्तर पश्चिमी हवा चल रही है जो अपर लेवल पे आ रही है। एक तरह से सिंध बलूचिस्तान ये जो इलाके हैं यहाँ से गर्म हवा आ रही है, और जो पूर्वी हवा का असर जो वेस्ट जो मतलब वेदर सिस्टम बन रहे हैं उनका पूर्वी राजस्थान तक ही असर दिखाई दे रहा है, तो वहां तक तापमान कम है। तो ये जो टेम्परेचर है ये एक तो जैसे पुखराज जी ने बताया कि जमीन की जो वो होती है नमी को सुखा देता है, तो बहुत ज्यादा इससे परेशानी होती है। आगे जो रबी की फसल है उसके लिए भी सॉइल मॉइस्चर कम रह जाएगा, तो आगे की फसल पर भी नुकसान होगा। लेकिन जैसे जैसे हम जाएंगे, क्योंकि हम कहते हैं कि जब मानसून विड्रॉ हो जाता है तो अक्टूबर जो है वो सेकंड समर होता है, खास करके ये गुजरात के लिए और राजस्थान के कुछ इलाकों के लिए, क्योंकि उस समय मौसम साफ हो जाता है और सर्दी शुरू नहीं होती, तो गर्मी फिर से बढ़ेगी और ये कई इलाकों में गर्मी दिखाई देगी। अभी जो क्लाइमेट चेंज का असर है वो लगातार हमें दिखाई दे ही रहा है। इरेटिक मानसून हो रहा है कई इलाके में, जो बारिश है किसी इलाकों में काफी ज्यादा हो रही है, कहीं सूखे जैसे हालात हैं। तो इस तरह के एक्सट्रीम वेदर इवेंट आपको आगे देखने को मिलेंगे। और अभी मैं देख रहा हूँ कि कई किसानों से मेरी बात हुई थी जो जो अपना गुजरात के उत्तरी भागों में बनासकांठा वगैरह में है, तो वो बता रहे थे कि अभी जो फिलहाल बारिश हुई है उससे तेज हवा के कारण कपास की फसल भी बैठ गई है, मतलब लेट गई है, उसमें भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। अब मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसल को, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो बारिश हुई है काफी लेट हुई है, अभी जाकर के हुई है, इससे बीच में अगस्त में जो सूखा था तो वहां सोयाबीन की फसल को भी काफी नुकसान हुआ है। तो हम कह सकते हैं गर्मी जो है वो लगातार इसी तरह से रहने वाली है यहाँ पर। अभी खास करके पश्चिमी राजस्थान को और उसके आसपास के इलाकों को भी फिलहाल, और सौराष्ट्र कच्छ को राहत नहीं मिलने वाली है ओके, जी। यानी गर्मी से इन इलाकों में राजस्थान गुजरात के जो एरिया हैं, एमपी के एरिया हैं, यहाँ राहत नहीं मिलने वाली है और इससे फसलों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। तिलहन की फसलों को लेकर क्या लग रहा है आपको? मूंगफली की फसल की बात पुखराज जी कह रहे थे कि काफ़ी इस फसल को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। चंद्रशेखर सर, क्या लग रहा है सोयाबीन और मूंगफली इन दो फसलों को लेकर आपका अनुमान क्या कह रहा है? मूंगफली में तो सौराष्ट्र जो रीजन है गुजरात का, वहाँ तो ज़मीन में नमी अच्छी थी जून जुलाई तक, मगर अगस्त में कोई बरसात नहीं मिला। पिछले कई दिनों में ज़रा सा बरसात हो चुका है, तो मैं मानता हूँ मूंगफली गुजरात में नॉर्मल उत्पादन होना चाहिए। मगर जो आंध्र प्रदेश है गुजरात का बाद सबसे बड़ा उत्पादक है मूंगफली का, वहाँ का रायलसीमा में अभी भी बरसात कम है, मॉइस्चर स्ट्रेस है, उसके वजह से नुकसान होने का संभावना है। तो गुजरात में नॉर्मल मान लेना चाहिए अब तक, मगर आंध्र प्रदेश में ज़रा फसल कम होने का खतरा है और कर्नाटका में भी फसल कम होने का संभावना है मूंगफली का। सोयाबीन का आप देखोगे तो मध्य प्रदेश में भी कोई खुशहाली तो नहीं है सोयाबीन को लेकर के। विदर्भ एरिया में अच्छा है, बारिश है, फसल अच्छा निकलेगा, ईल्ड अच्छा निकलेगा, मगर ईस्टर्न राजस्थान बॉर्डरिंग मध्य प्रदेश के बारे में हम ऐसा कह नहीं सकते हैं, वहाँ नुकसान होने का संभावना है। और एकरेज के जो रिपोर्ट आए हैं बता रहे हैं कि कुछ 125 लाख हेक्टेयर में बुवाई हुई है, उसमें अभी देखना पड़ेगा उत्पादन क्या होगा। ओके, बुआई भले ही बेहतर आपको दिख रहे हो, पिछले साल के मुकाबले देखें तो सोयाबीन की बुआई 1% ज़्यादा ज़रूर दिख रही होगी, लेकिन ईल्ड को लेकर चिंता वाकई है, चाहे वो सोयाबीन को लेकर हो, मूंगफली को लेकर भी गुजरात में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं, सौराष्ट्र रीजन में, लेकिन बाकी इलाकों को लेकर दिक्कत है। चंद्रशेखर सर, एक और छोटा सवाल आपसे ये रहेगा, छोटा जवाब आपसे चाहेंगे चावल को लेकर। चावल का एरिया तो पिछले साल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन जो मेजर बेल्ट है वहाँ पर मानसून बिल्कुल बारिश बहुत कम हुई है, सूखे की स्थिति कह सकते हैं। चाहे वो यूपी के काफ़ी सारे इलाके हैं जो चावल वाले बेल्ट है, बिहार, झारखंड, यहाँ तो सूखे की स्थिति है पूरी तरह से। क्या लग रहा है चावल का उत्पादन काफ़ी कम रह सकता है, क्योंकि सरकार भी एक के बाद एक जिस तरह से फैसले ले रही है, एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा रही है या पूरी तरह से एक्सपोर्ट भी कुछ कैटेगरी में रोक दे रही है। क्या लग रहा है चावल उत्पादन को लेकर? कहूँगा इट इज़ ए मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न, इसमें कोई शक है नहीं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, सभी जगह में नेगेटिव टेरिटरी में है बरसात, एंड इट इज़ रेड इन कलर। आप जो मेटेरोलॉजिकल सब डिविजन्स को देखोगे या डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आप देखोगे, इट्स ऑल रेड इन कलर। तो वहाँ एक्चुअली एरिया बड़ा है, जो चावल में एरिया की बढ़ोतरी हम देख रहे हैं, ऑल दैट इज ऑल जो बढ़ोतरी है ईस्टर्न जोन में ही हुआ है, मगर वही ईस्टर्न जोन में
बरसात कम हो चुका है। देयरफॉर ज़रूर सरकार का जो लक्ष्य है 1110 लाख टन का जो उत्पादन का लक्ष्य है वो ज़रूर पूरा नहीं होगा। कम से कम 10% कम होने का मैं संभावना देख रहा हूँ। दिस इज़ नॉट ए हैप्पी सिचुएशन। ओके, अब आखिरी सवाल किसान भाई से, प्रहलाद जी से। प्रहलाद जी, बिजली की क्या स्थिति है? छोटा जवाब दीजिएगा। क्या बिजली की सप्लाई सिंचाई के लिए आप लोगों के पास हो रही है? क्या वहां पर भी काफी कटौती है? शायद प्रहलाद जी की प्रहलाद जी अपने ऑडियो को अनम्यूट कीजिएगा और फिर कहिए कि बिजली की सप्लाई की क्या स्थिति है। क्या सप्लाई पूरी हो रही जो सिंचाई के लिए जो आपको चाहिए, जितनी बिजली उतनी पूरी मिल रही है? हेलो। चलिए पुखराज जी, आपसी से मेरा एक छोटा सा जवाब इस पे ही होगा। आप राजस्थान में क्या बिजली की सप्लाई पर्याप्त है या दिक्कत है? जी, गाँव में जो किसानों को है 6 घंटे की बिजली सप्लाई मिल रही है। उस 6 घंटे में भी 1 आध घंटा फिर इधर-उधर हो जाता है। बिजली की सप्लाई पर्याप्त नहीं है और बिजली के लिए तो इधर बहुत सारे काफ़ी किसानों के आंदोलन भी हुए हैं और भी हो रहे हैं। और सरकार का प्रयास तो राजस्थान सरकार का है, पर बिजली की आपूर्ति है वो बिल्कुल कम है और वो सिंचाई के लिए पर्याप्त नहीं मिल रही है। ओके, शुक्रिया पुखराज जी आपका, प्रहलाद जी आपका, जी चंद्रशेखर सर आपका, महेश पलावा जी आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला और बताया कि फसलों की ग्राउंड की स्थिति क्या है, किन फसलों को लेकर, उत्पादन को लेकर चिंता ज्यादा है, क्या वाकई एक संकट का विषय है। तमाम मुद्दों पर आपने गाइड किया, लोगों को समझाया कि स्थिति फिलहाल क्या है, कैसे आपको इसके लिए तैयार रहना है। तो इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ET नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।